बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आपका मूड भी मेरी तरह ख़राब है मैच देखकर क्रिकेट के हवाले से तो कोई बात नहीं। जैसे मैं प्रिटेंड कर रही हूँ आप भी प्रिटेंड करें, अपने काम पे जाएं, अच्छे मूड के साथ जाएं और कोशिश करें कि मैच के बारे में, सीरीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जैसे जैसे आप सोचेंगे आपका मूड मज़ीद ख़राब होगा। सो क्यों किसी के लिए अपना मूड ख़राब करना, मैं हमेशा ये सोचती हूँ। और अच्छा, ये मैंने अब विद टाइम रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ की है कि आपको अपनी नर्व्स पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि किसी की कोई बात, किसी की कोई हरकत आपका मूड ख़राब ना करे। लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं, हमारा भी कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है। और जब हमें क्रिकेट से प्यार हो और जब हम क्रिकेट शौक़ से देखते हो, पूरी टीम की परफॉर्मेंस को बड़ा दिल पे लेते हो, तो फिर मूड अक्सर ख़राब हो जाता है। पाकिस्तानी टीम ने जी मुसलसल 10वीं बार नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहली बार बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से शिकस्त हासिल कर ली है। ये हासिल ही हो सकती है शिकस्त ना। बांग्लादेश ने जी पहली बार पाकिस्तान को 2 मैचों की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें क्लीन स्वीप कर दिया है और उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। जनाब, बांग्लादेश हिस्ट्री बना चुका है, जबकि पाकिस्तान को दूसरी बार होम सीरीज़ पर क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा है। इससे कबल अगर बात की जाए तो इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में वाइट वॉश किया था, जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए, बैटर्स की बात की जाए, कारकर्दगी नाकिस कह लें, क्या कह लें, समझ नहीं आ रहा। 185 रन्स के हदफ के दिफा में नाकाम रही जी पाकिस्तानी टीम। मुसलसल इन नाकामियों की वजूहात क्या हैं और क्या मोहसिन नकवी साहब की सर्जरी नाकाम हो चुकी है, टीम मैनेजमेंट, टीम के मसाइल, और ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। शान मसूद कौम से माफ़ी मांग रहे हैं, सर हमें माफ़ कर दें, हम बहुत बड़े क्रिकेट सपोर्टर हैं, आप क्यों माफ़ी मांगेंगे। हमारे साथ एहसन हकारी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच एहसन साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करी हूँ। आई होप कि इससे आपकी मॉर्निंग गुड हो। अगर आपने मैच को ज़्यादा अपने नर्व्स पे सवार नहीं किया, कैसा लग रहा है आपको बांग्लादेश को एक मौका देने का, हिस्ट्री बनाने का? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग अर्मला। मेरे ख्याल से आप सबकी तो गुड मॉर्निंग होगी, मेरी रात कुछ अच्छी नहीं गुजरी और अभी इतनी कोई गुड मॉर्निंग है नहीं। समझ नहीं आ रहा तनकीद शुरू करूं कहां से। आपकी मैनेजमेंट से तनकीद शुरू करूं, बैटर से करूं, बॉलर से करूं, फील्डर से करूं, या फिर कप्तान से शुरू करूं? आप बताएं कहां पे कोई मौका रह जाता है तनकीद ना करने का। शान मसूद आप लेकर आए थे एज अ कैप्टन, बज़ाहिर तो बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बहुत अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उनको माफ कर दें। अब एक कौम जो कि पूरा का पूरा क्रिकेट के ऊपर अपना इन्हिसार रखती है, अब शायद जैवलिन उठाना पड़ेगा। अब क्रिकेट की बॉल बैट से बात नहीं बनेगी। और जब बात करते हैं पीसीबी की, तो चेयरमैन पीसीबी जब उन्होंने बात की थी सर्जरी की, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप सर्जरी करते हैं तो उससे पहले डायग्नोसिस होता है। आपने क्या डायग्नोसिस किया था? और आप जब एक हार से आ रहे थे तो आपने क्या ये सोचा था कि बांग्लादेश को आप एक ऐसा मौका दे देंगे कि वो पहला टेस्ट आपको हराएं, हिस्ट्री बनाएं, फिर दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लें, पाकिस्तान को पूरा वाइट वॉश कर दें इस पूरी सीरीज में? शान मसूद ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, पाकिस्तान के पहले कैप्टन हैं जो कि बांग्लादेश से लगातार शिकस्त पाई है। क्या बात है सर, बहुत ज़बरदस्त। ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो हम क्या ही करेंगे। एहसन साहब, ये जो मसला है ये टेस्ट क्रिकेट का नहीं है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स का नहीं है, ये सिर्फ खाली अच्छा जी ठीक है, हमारा कनेक्शन दोबारा से हम करने की कोशिश करते हैं, चूँकि वो कह रहे हैं कि तनकीद कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें रियलाइजेशन हो रही है कि ये टीम नहीं परफॉर्म कर रही, और इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जब हम मुख्तलिफ चीज़ों का जब बेहतर एनालिसिस किया जाता है, इन जनरल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मसला सिर्फ अकेला आप प्लेयर के ऊपर नहीं डाल सकते। मैनेजमेंट के मसाइल हैं, टीम के इंटरनल मैटर्स हैं, प्लेयर्स की लॉबी है, क्या मसले हैं जो इतने ज़्यादा हम एक्सपोज हो गए कि बांग्लादेश से होम ग्राउंड के ऊपर होम सीरीज़ में
हम क्लीन स्वीप हो गए हैं। एक वक्त था कि हम, मतलब वो वक्त इतना पुराना भी नहीं है, मैं एक वक्त था ऐसे कह रही हूँ, अभी माजी करीब की बात आप कह लें कि पाकिस्तानी टीम नंबर 1 थी। टेस्ट में बात की जाए, T20 में बात की जाए, ODI में बात की जाए, क्यों नहीं प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और मैनेजमेंट है कि वो आए रोज़ इस तरह की स्टेटमेंट दे देती है जी कि हम सर्जरी कर रहे हैं, हम टीम के अंदर पता नहीं क्या कर देंगे, चेंजेस ले आएंगे। अखबारें भरी पड़ी हैं जनाब। अब माजी में जो जो गलतियां हुई हैं लोग उठकर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम साहब जो कि चीफ सिलेक्टर थे जी, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम बड़े ज़िद्दी हैं, इमाद वसीम की जो इंजरी है वो छुपाई गई, पता नहीं क्या क्या मसले जो अब इन सब लोगों को याद आ रहे हैं। ये तब क्यों नहीं याद आते जब ये टीम परफॉर्म कर रही होती है, जब खेल रही होती है, ऑन ग्राउंड मसाइल होते हैं। अब बैठकर क्रिटिसाइज़ करने से क्या फ़ायदा जब टाइम के ऊपर इक़दामात नहीं किए जा रहे। और मेरा ख्याल यही है, इनफैक्ट एहसन का भी ये ख्याल है कि अब जेवलिन उठाना पड़ेगा, हमें अपने हॉकी प्लेयर्स को ऑन करना पड़ेगा, हमें अपने दीगर प्लेयर्स को ऑन करना पड़ेगा। एहसन हमारे साथ आ चुके हैं। एहसन, सॉरी माजरत के साथ लाइन का कोई थोड़ा कनेक्शन का इशू हुआ, मैं आपसे दोबारा वही सवाल करूँगी कि हम सिर्फ प्लेयर्स पे एहसन साहब मलबा डाल के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। ये मसला ग्रास रूट लेवल से है, ये मैनेजमेंट का मसला है, ये चेयरमैन PCB का मसला है, ये वहाँ पे सिलेक्शन कमेटी का मसला है, ये हर उस बंदे का मसला है जो उस सारे सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। डू यू अग्री विद दैट? I 100% एग्री विद दैट। जब बात करते हैं सिस्टम की तो ग्रास रूट लेवल से अगर आपने कुछ सीखना है तो मेरे ख्याल से हमें अपने हमसाए मुल्क की तरफ जाना पड़ेगा। जिस तरह राहुल द्रविड़ लेके चले उनकी टेस्ट टीम को, उनके टेस्ट स्क्वाड को, देर एट नंबर 1। पाकिस्तान अब इस हार के बाद नंबर 8 पे आ चुका है। टेस्ट चैंपियनशिप में तो आपका कोई हाल नहीं है, ना ही वनडेज के अंदर है, वो आपने देख लिया था वर्ल्ड कप में, ना ही T20 में इतनी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऑल द 3 रेल्म्स ऑफ क्रिकेट आपके पास फिर खेलने को रह क्या जाता है। फिर पहले टेस्ट मैच हारने के बाद आपके चेयरमैन कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमने इसके ऊपर सर्च किया है, हमारे पास और प्लेयर्स मौजूद नहीं है स्टेबल में जो खिलाए जा सकें। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि कायदे आजम ट्रॉफी से आपने कुछ नहीं बनाया, आपके पास कोई प्लेयर्स ही नहीं है बाकी जिनको आप एक्सपेरिमेंट करके ला सकते हैं। आप अगर उनको मौका नहीं देंगे, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो वो कहां से आपके कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप बात करते हैं शान मसूद की, आपने शान मसूद को एक मौका दिया है, आई थिंक वी शुड स्टे विद इट। उससे पहले बाबर आजम के ऊपर तनकीद करते रहे। खाली एक बैटर आपको टीम को मैच नहीं जिता सकता। मेक श्योर कि यू हैव अ जेल्ड अप टीम। आपकी फील्डिंग में कितने डिफरेंट स्लॉपीनेस थी जो कि आपको देखी गई, और आपको ये तक नहीं पता कि आपका फील्डिंग कोच का नाम क्या है। आपके पास बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है और फील्डिंग कोच अलग होता है। और इसके अलावा आप जब जेसन गिलेस्पी जैसे बंदे को कोच बनाते हैं जो कि न्यू इनकमिंग बंदा आता है, उसको कुछ नहीं पता टीम का, पहली चीज क्या नोटिस करता है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर एका ही नहीं है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। तो जब शान मसूद के बारे में आप बात करते हैं तो शान मसूद जिस तरह हमें पिछली सीरीज के अंदर कॉन्फिडेंट दिखा था, पाकिस्तान की सीरीज में कॉन्फिडेंट नहीं दिखा। नॉट इवन ऑन द फील्ड, नॉट इवन विद हिज ओन स्टाफ। कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि शायद एक्सटर्नल प्रेशर्स हों शान मसूद के ऊपर, और एक्सटर्नल प्रेशर्स आ जाते हैं जब आप अपनी होम साइड पे खेल रहे हो। दूसरा जो चीज शान मसूद को करनी चाहिए थी वो ये कि एक कप्तान की हैसियत से आपको पता होता है कि आप होम सीरीज खेल रहे हैं, मेक श्योर कि PCB जो है आपके हिसाब की पिचेस बनाए एंड देन यू परफॉर्म। एक अनफॉर्चुनेट सी बात ये हो गई कि दूसरा टेस्ट मैच कराची में खेला जाना था जो कि कराची में खेला नहीं गया, दोनों टेस्ट मैचेस रावलपिंडी में खेले गए। That should have suited to your conditions. अब हुआ यह है कि over a period of time पाकिस्तानी players are much more suited to the UAE conditions. UAE में क्योंकि इतना सारा क्रिकेट खेलते रहे। फिर शान मसूद आके कहते हैं कि पिछले 10 महीने में आपने क्रिकेट खेला ही कितना है, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, रेड बॉल क्रिकेट की बात हो रही है। तो भाई इसके अंदर भी PCB should have made a role, और अगर नहीं खेला और आपको पता था कि नहीं खेला तो ये ब्लेम गेम करने वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा, ब्लेम गेम से मुझे याद आया, जो कि कायदे आजम ट्रॉफी में परफॉर्म कर रहे थे,
फिर सऊद शकील आपके पास थे। सऊद शकील डोमेस्टिक में तो बहुत अच्छा खेलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है उनके पास। अब्दुल्ला शफीक का भी सेम केस है। शाहीन शाह अफरीदी सर्जरी के बाद से आए हैं, वो 130 135 फेंक रहे हैं, उनको 140 किलोमीटर से ऊपर फेंक ही नहीं रहे। सेम केस विद नसीम शाह। नसीम शाह इज नॉट अप टू द पेस जो वो पेस फेंक रहे थे। हमारे पास जो पेस बैटरी होती थी, जो हमारे पास पेस बॉलिंग अटैक होता था, वो खत्म हो चुका है। स्पिनर ढूंढ रहे हैं, स्पिनर नहीं मिल रहा कोई। सॉरी, मैं तो ये पॉइंट स्किप ना कर लूं, ओवरऑल होगी। मैं ये पॉइंट स्किप ना कर लूं। आपने ब्लेम गेम की बात की है। अभी मैं न्यूज़पेपर भी देख रही थी और ये खबर मेरी आंखों के आगे से गुजरी कि मोहम्मद वसीम साहब जो चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तानी टीम के, वो कहते हैं जी बाबर आजम बड़े ज़िद्दी हैं। वो टीम की जब सिलेक्शन होती है तो वो जो स्क्वाड है उसके अंदर तब्दीलियों के हवाले से बात करते हैं। फिर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जी आज़म खान की फ़िटनेस पे तो सब बात करते हैं, माद वसीम फिट नहीं थे, उनकी इंजरी छुपाई गई। तो ये सब बातें अब क्यों याद आ रही हैं जब हम ऑलरेडी इतना क्रंच की सूरत हाल में है हमारी टीम। अब जो साबिक सिलेक्टर हैं, कोई और प्लेयर उठता है, साबिक प्लेयर उठता है, वो बात करता है। तो भाई जब आप लोगों को मौका दिया गया था टीम को ठीक करने का, तब क्यों नहीं किया? अब आप क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो बातें सारी कर रहे हैं, इसके अंदर जो प्लेयर्स के जिन्होंने आपने नाम लिए, ये सारे प्लेयर्स भी एक ज़माने में ऐसे प्लेयर्स थे जिनको कोई जानता नहीं था और आप कहते थे कि डोमेस्टिक में हमारे पास कोई बंदा नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल बाबर आजम, जब तक हमें दरियाफ्त नहीं हुआ कि बाबर आजम कोई हैं, उस वक्त तक हमें नहीं पता चला कि कवर ड्राइव उनकी बहुत अच्छी है और वो डोमेस्टिक से उठ के आई ही। जब तक मौका नहीं देंगे तब तक किसी प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आप अगर वही दोबारा नाम लेते रहेंगे जो कि प्लेयर्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, तो फिर आपकी नई पौध तो कभी ग्रो ही नहीं कर सकती। You're so right, you're so right. आप उनको मौका दें। मौका दिया जाए। अच्छा, मौका कैसे दिया जाए? ऐसे मसला ये है कि सिस्टम ही मौजूद नहीं है। आपका ग्रास रूट लेवल सिस्टम ख़राब है। एक प्लेयर पीएसएल में आ रहा है, वो एक मैच में अच्छा खेल रहा है, अगली बार आप सोचते हैं इसको हम नेशनल टीम में खिलाएंगे। चाहे उसका टेम्परामेंट बना है नहीं बना, उसके जो मसाइल हैं नहीं है, हम नहीं देखते। हम सिर्फ उसके एक मैच पे, उसकी एक ड्राइव पे, कवर ड्राइव के ऊपर या उसकी कोई एक शॉट के ऊपर हम कहते हैं वाह वाह क्या प्लेयर है, और फिर हम उसका पूरा करियर ख़राब कर देते हैं। बिल्कुल, करियर खराब करने की जो आपने बात की, उसके अंदर प्रायर चेयरमैन्स के भी हाथ हैं। अब एक लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, आपका प्रीमियर बैटर है, आपने उसको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जिसके अंदर वो खुद थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा है। उसके बाद उसे अपनी ईगो का भी थोड़ा सा मसला है, माजरत के साथ, जो कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि वो कहता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, आई डोंट नीड अ कोच, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। एक बंदा है ना। चलें दूसरी तरफ आते हैं। आपने शान मसूद को लिया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप रिजवान को ले सकते हैं। आई थिंक यू शुड स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग, गिव देम कॉन्फिडेंस। बात होती है आपके टेम्परामेंट की। जब प्रेशर में आती है टीम तो एक कप्तान को जो है वो लेकर चलना होता है। इसी तरह फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, आपकी मेंटल फिटनेस नहीं है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका तनवीर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग पब्लिक में। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश से हम हारे हैं अपने होम ग्राउंड के ऊपर और क्लीन स्वीप किया है बांग्लादेश ने हमें। टीम के मसाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्या ऐसी टीम जो किसी ज़माने में नंबर 1 रही हो, उसको इस तरह से अपने होम ग्राउंड पर हारना और लगातार 10वीं शिकस्त होना, ये आप क्या समझते हैं? कसूर किसका है? सिर्फ प्लेयर्स का है? देखिए, जाहिर सी बात है, अफसोस तो बहुत हुआ कि उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टीम इतना बुरी क्रिकेट खेलेगी। लेकिन बात ये है कि देखिए, अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, इसमें तो जाहिर सी बात है कसूर तो प्लेयर्स का भी है। ये बैटिंग बहुत बुरी की गई, बॉलिंग बहुत बुरी की गई। बैटिंग तो ठीक है, मैं समझता हूँ इस कंडीशंस में बैटिंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन जिन जिन बैट्समैनों ने रन किए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनके बॉलर्स ने जिस तरह बॉलिंग की, इस पिच को यूज किया, हमारे बॉलर्स बिल्कुल एक्सपोज हो गए। ना फिटनेस लेवल नजर आया, ना स्किल्स नजर आए। तो गलतियां हैं, लेकिन बात ये है कि ये क्यों होता है? ये आपके क्रिकेट बोर्ड की जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां, उनकी वजह से होता है। आपके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, जब चेयरमैन चेंज होता है वो कप्तान चेंज करता है, वो सिलेक्टर चेंज करता है, आपकी टीम ठहरती नहीं है एक जगह पे। जब एक टीम बनती है ना, ऐसा नहीं होता कि 6-6 महीने में टीमें बन जाती हैं। 2-2 साल लगते हैं, 3-3 साल लगते हैं टीम बनने में। आपका वही कप्तान रहना चाहिए, कम चेंजेस होती हैं, ज्यादा प्लेयर चेंज होते नहीं है। 1-2 आप नए प्लेयर आ गए, वो टीम में लेके आ गए,
इस तरीके से। फिर उसके बाद हमें ये समझ नहीं आती कि हम किस प्लेयर को व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाएं, किस प्लेयर को रेड बॉल क्रिकेट खिलाएं। अब जिसकी ने लंबी स्पेल करने की जिसको आदत ही नहीं है, ठीक है, हम उसको, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट 4 दिन की खेली नहीं, हम उसको उठा के टेस्ट मैच खिला देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, सिर्फ क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड ने भी आपकी क्रिकेट बर्बाद की हुई है, ठीक है ना। तो मतलब सर्जरी का नाम कहते हैं, सर्जरी होती है नहीं है। सर्जरी सिर्फ उनकी होती है जो आपकी मर्जी के लोग नहीं है, उनको आगे पीछे कर दिया। आपकी मर्जी के जो लोग हैं वो बोर्ड के अंदर ही हैं। तो मतलब मसला सारा सिस्टम का है। अच्छा तनवीर साहब, ये जो भी हम बात कर रहे हैं कि आपने भी खुद पॉइंट आउट किया कि हमें पता ही नहीं है कि हमने रेड बॉल क्रिकेट किस प्लेयर को खिलानी है, किस प्लेयर का जो T10 या T20 के फॉर्मेट को खेल कर आ रहा है या लीग्स खेल रहा है, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी उस तरह से परफॉर्म करे, ODI में भी करे और T20 में भी करे। ये जो हमारी क्लैरिटी है बहैसियत एक मैनेजमेंट या एक बोर्ड, ये क्लैरिटी अगर मैनेजमेंट के अंदर नहीं है तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्लैरिटी प्लेयर्स के अंदर आएगी? देखिए, उसकी वजह ये है ना, हम मिसालें बाहर की प्लेयरों की देते हैं। अगर कोई भी प्लेयर किसी और कंट्री का अगर तीनों फॉर्मेट खेलता है तो वो उसकी फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं, उसको देखते भी हैं, यार ये परफॉर्मर है, कहीं अनफिट ना हो जाए। कोई भी वीक सीरीज आती है तो उसको रेस्ट करवा दिया जाता है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे लोग पता है क्या कहते हैं कि हमारे जो सीनियर है वो रेस्ट नहीं करते। भाई सीनियर नहीं रेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम इतना बेकार, इतना गंदा हो चुका है, क्योंकि वो सीनियर भी कहते हैं कि यार अगर मैंने रेस्ट कर लिया ना तो किसी नए लड़के ने आके यहाँ पे मेरी जगह पे परफॉर्म कर दिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। यहाँ तो फटाफट आप ये देखें, मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, ये क्रिकेटर का कसूर नहीं है, ये मैनेजमेंट का भी कसूर है। वो मैनेजमेंट जो है ना, वो क्योंकि हमारे लोग तो सारे सोशल मीडिया पे चलते हैं, ठीक है, किसी नए लड़के, मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, अभी बाबर आजम 16 इनिंग में कुछ नहीं किया हुआ उसने, ठीक है, ठीक है। अब उसकी जगह आप अगर किसी नए लड़के को खिला दोगे ना, और अगर उसने 2 मैचेस में रन कर दिए, हमारे लोग ही बोलेंगे, हमारे सिलेक्टर ही बोले, ओहो बाबर ने कुछ नहीं किया, बाबर तो फारिग हो गया, बाबर को करो साइड पे, अब इस नए लड़के को खिलाते। तो लड़का इसीलिए रेस्ट करना चाहता ही नहीं है, अनसर्टेनिटी है उनकी, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो दिल भी आउट। तनवीर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। ऐसा नहीं है, जो भी इन्होंने बात की है बड़ी जेन्युइन बात की है कि ये जो अनसर्टेनिटी है, आपको पता ही नहीं है कि आप एक मैच खेल रहे हैं, अगले मैच में आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये भी प्लेयर्स को मौका नहीं देता है कि वो खुलकर खेलें या बात मतलब उनको मौका मिले। बिल्कुल सही बात की है मेरे ख्याल से। तो एक और बात इन्होंने जो की थी उससे मैं 100% एग्री करूंगा कि जब आप बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की तो अनसर्टेनिटी और इम्बैलेंस बहुत है, पता नहीं होता कब क्या हो जाए और हम चांसेस के ऊपर चल रहे होते हैं। जिस तरह परफॉर्मेंस की बात की, सिर्फ कोई और लड़का अभी आ जाता है और अच्छा प्ले करना शुरू कर देता है तो सबकी आंखों का तारा बन जाएगा, और जैसे ही वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो फिर वो आंखों से गिर जाएगा और वो जूतों की तरफ आ जाएगा, और फिर बात ये हो जाएगी कि भाई हमारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते। जो कंसिस्टेंसी है दैट इज द की, और वो किस तरह आएगी, जब आप इनको खिलाएंगे एज अ टीम, और वो खिलाने का जो पीरियड है, ये रिकवरी जो आपकी सर्जरी की रिकवरी है, ये 3 साल 3.5 साल लेती है। और फिर जब आप एक टीम डेवलप करके बना देते हैं, उसमें स्टार्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी आपके पास सिर्फ एक स्टार है, आपका जो बॉलिंग बैटरी है जिसकी मैं बात कर रहा था, शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद सही नहीं हुए, नसीम शाह जो है वो अभी तक इंजरी के बाद वो वाली पेस नहीं निकाल रहे, आपके बहुत सारे ऐसे की बॉलर्स हैं जो कि मिसिंग है। यू डोंट हैव अ स्पिनर, जो कि आपका की स्पिनर होता था किसी जमाने में, सकलैन होते थे, मुश्ताक अहमद होते थे, फिर सईद अजमल आए आपके पास, मतलब यू नेम वन स्पिनर, यू डोंट हैव अ स्पिनर। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात कर लें, वो भी हम सब, मेरे पास वक्त कम है, रिजवान कभी चल जाएगा, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, ऐसे में सिर्फ इन द एंड क्विकली तनवीर साहब आपसे जानना चाहूंगी, कोई एक मेजर चेंज जो आप समझते हैं कि अगर कर लिया जाए तो शायद हमारे मसले हल हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट के? देखिए, ऐसे कभी नहीं होता कि जी आप बस 4-4 5-5 प्लेयर उठा के टीम से बाहर निकाल दें तो आप समझते हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो है वो सेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। मैं अभी भी समझता हूँ, अगर शान मसूद की कप्तानी में, अगर आपने शान मसूद को कप्तान बनाया तो बस उसको लेके चलें। गलतियां हम कर रहे हैं, आपका बेस्ट कप्तान सिर्फ रिजवान होना चाहिए था, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आपने शान को कप्तान बनाया तो भाई उसको टाइम दो। आपकी नई मैनेजमेंट आई है, आपका नया कप्तान आया है,
ठीक है, उनको अपनी मर्जी से लेके चलने दो कि यार हमने टीम सेटल करनी है, हमने कौन से ऐसे प्लेयर हैं वो लेके चलने। आप दुनिया की हर टीम्स को देख लो, वो पिछले कोई 5-5 साल से वही टीम खेल रही है, एक एक दो चेंजिंग्स होती हैं, बाकी वही लड़के खेल रहे होते हैं। हम लोग एक तो जल्दबाजी इतने ज्यादा करते हैं और ऐसे लोग क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, क्रिकेट को समझाने की कोशिश करते हैं, जिनका ना सर है ना कोई पैर है, ना पता है किसी चीज का, ना कुछ है। वो मशवरे दे रहे होते हैं, ये करो वो करो फलाना करो। ओ भाई ये क्रिकेट है, ये मजाक नहीं है भाई। ये 15-15 20-20 लड़कों की एक टीम बनती है, ऐसे नहीं होता। टीमें लेके चलनी पड़ती हैं, आप उसमें हारते भी हैं, आप उसमें अपना ओनरशिप लेनी पड़ेगी टीम की, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर आप एक प्लेयर को लाए हैं तो उसे मौका दें, लेकिन ये मौका इतना दें कि आपकी टीम के अंदर जो मेजर लॉन्ग टर्म मसले हैं वो ना जन्म लें। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। एहसन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट के ऊपर जी हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करेंगे तो चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के आला सतही वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले जो मुआहदे हैं, मुतालबात हैं, अवामी मसाइल हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखे गए हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर MQM के मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद करने की यकीन दहानी भी कराई है। ये मुतालबात क्या है, क्या हुकूमत इन पर अमल दरामद करवाएगी, और अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो MQM की क्या हिकमत अमली होगी। उसके साथ साथ बात करेंगे जी मुत्तहिदा कौमी वुमेन पाकिस्तान के जो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इमामी एहतजाज का फैसला किया गया है, और ये एहतजाज जो होगा जुमेरात को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने नाजायज़ बिलों के हवाले से, नाकिस कारकर्दगी के हवाले से किया जाएगा। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, चूँकि बहुत कम ऐसे सियासतदान होते हैं जिनसे बात करके और जिनसे गुफ्तगू करके अंदाज़ा होता है कि अभी भी सियासत के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो बहुत समझदारी से बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। फारूक सत्तार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने सुबह सुबह हमें वक्त दिया। ये जो अभी हम मुल्की सूरत हाल की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन कल सबसे पहले तो जो आपकी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर से, मैं उसके हवाले से आपसे जानना चाहूँगी। जो आप लोगों को दोबारा से यकीन दहानी कराई गई है कि जो मसाइल हैं, मुतालबात हैं, और स्पेसिफिकली अगर हम बल्दियाती निज़ाम को देखें तो उस हवाले से क्या चीज़ें हैं जो डिस्कशन में आई हैं कल? MQM के वफ़द की जो कल मुलाकात हुई, उसमें बुनियादी तौर पर तो हमने PMLN के साथ जो हुकूमत में हम शामिल हुए हैं, तो उसका एक बुनियादी नुक्ता यही था कि अब वक्त आ गया है कि हम इस अभाम को ख़त्म करें जो 140A में बिला वजह पैदा किया जाता है। आर्टिकल 140 है जो आइन का है, कि उसने वाज़े तौर पर कहा है कि हर सूबाई हुकूमत के ज़ेर निगरानी बल्दियाती निज़ाम, शहरी और मकामी हुकूमत के इदारे कायम होने चाहिए, और उन्हें इंतज़ामी, माली और सियासी इख्तियारात मिलने चाहिए, और उस पर मुख्तलिफ़ सूबों की जो तौजी या तशरीह है वो बड़ी मुख्तलिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे, आर्टिकल 140 के तहत पटिशन की थी, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी पटिशन के हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद सूबे ज़्यादातर अपने बल्दियाती क़ानून में तरमीम नहीं कर रहे। देखिए पूरी दुनिया में, चीन जैसे मुल्क में भी जहाँ 1 पार्टी रूल है, लेकिन वहाँ का जो मकामी हुकूमत का शहरी और बल्दियाती निज़ाम है वो इस कदर मौसर, बावसीला और बाइख्तियार है कि वो शहर और वो ज़िले उस मुल्क के तरक्की के इंजन बने। पाकिस्तान में 130 ज़िले और शहर है। असल में हमारी माशी बदहाली और माशी बहरान, महंगाई, बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी अगर मुमकिन है, तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कर रहा हूँ कि वो भी बल्दियाती जो इदारे हैं, शहरी मकामी हुकूमत है, उन्हें इख्तियारात भी दिए जाएँ जो बुनियादी तौर पर हैं, और वसाइल भी उन्हें बराह रास्त मरकज़ से दिए जाएँ, क्योंकि अभी वसाइल दिए जाते हैं
सूबों के ज़रिए से। तो जो मरकज़ से सूबों का आते हैं, फिर सूबों के रहमो करम पर ये वसाइल होते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट है माशी मजबूती और इस्तेहकाम में, और माशी तरक्की में, और महंगाई और बेरोज़गारी के खात्मे, और फिर आवाम की बुनियादी मसाइल, पानी, निकासी आब, और इसी तरीके से सड़कें हैं, और जो दीगर बुनियादी सहूलियातें हैं उसमें तामीरात आती हैं, हाउसिंग का शोबा आता है, बुनियादी तालीम आती है, छोटी घरेलू सनतें आती हैं, फिर अमन व अम्मा कि उसमें भी मतलब ये कि तीसरी दुनिया की ममालिक में भी ऐसा बल्दियाती निज़ाम है कि कम्युनिटी पुलिस का वहाँ पर निज़ाम है, जो इस बात पर मोहल्लों में, इलाक़ों में नज़र रखते हैं कि भाई जो मुख्तलिफ़ जराइम है उसका रुझान क्या है, कहाँ गुंजान आबादियों में इस तरह की, फिर उसके बाद इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, या कोई किसी किस्म की मजहबी या लसानी मुनाफरत। तो मेरे ख़्याल में अमन व अमान क़ायम करने में भी बल्दियाती इदारों का और किसी भी ज़िले और शहर के मेयर का या चेयरमैन का एक बड़ा रोल होना चाहिए। पूरी दुनिया में है लेकिन हमारे पास नहीं। इसी वजह से हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हम बाला ही बाला बनाते हैं, मरकज़ में बनाते हैं, लेकिन चूँकि उसके शायद सर और धड़ तो होते हैं लेकिन उसके पैर नहीं होते, वो ज़मीन पर नहीं लगते। तो मेरे ख़्याल में ये हमने अपना जो आइनी तरमीमी बिल है उस पर ज़ोर दिया कि वो मंजूर शायद ना हो, 2/3 अक्सरियत है नहीं, लेकिन कम से कम इसको लेकर मुश्तरका तौर पर हम सियासी जमातों के पास जाएं तो शायद वो उनको भी एहसास हो कि भाई ये एक तीसरी सतह की जमहूरियत है, इसके बगैर बाकी जो इमारत है जमहूरियत की खोखली है, बेकार है। ये एकेडमीज़ है, नर्सरीज़ है, यहाँ से लीडरशिप भी आती है, और ये लोगों के दर पर जो है वो दहलीज़ पर हम इंसाफ को, बुनियादी मसाइल को वहाँ उनकी दहलीज़ पे हल कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस निज़ाम को अब मजबूत होना चाहिए, इसके अलावा चारण। फिर दूसरा जो हमारा एजेंडा था वो डेवलपमेंट वर्क्स का था कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाने के बाद जो वफाकी मंसूबे मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में और फॉर दैट मैटर कराची में, तो क्या वो मंसूबे अब कौन एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए एक इदारा है सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ना, तो उससे ज़्यादा मौसर, उससे ज़्यादा फ़ाल और मुतहरिक बनाया जाए, और उसकी फिर मॉनिटरिंग हो किसी तरीके से MNAs की टीम के ज़रिए से, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर तीसरा मसला जो था वो IPPs का था कि उन्हें इंगेज किया जाए, जो IPPs के मालकान हैं 75% पाकिस्तानी हैं, उन्हें अल्लाह रसूल का पाकिस्तान की रियासत, 25 करोड़ आवाम, और उनकी जो ये जो उनका दर्द है वो उसका एहसास उन्हें दिलाया जाए कि महसूस करें कि 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस में हुकूमत उन्हें दे रही है आवाम के टैक्सों, और जो सारा बोझ आवाम पर जाता है बिजली के बिलों की सूरत में, जो वैसे भी मुबालगा आमेज़ होते हैं, और हर तरह के उसमें चार्जेस, सरचार्जेस सब लगे हुए हैं। और फिर के इलेक्ट्रिक ने तो एक पब्लिक पाकिस्तान होल्डिंग लिमिटेड के ज़रिए से गर्दिशी कर्ज़ों का बोझ भी डाला है जो हम पे नहीं बनता। तो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एहतजाज है जो हम शायद करने जा रहे हैं, और के इलेक्ट्रिक के भी ख़िलाफ़ है। और के इलेक्ट्रिक का एक अलग सरचार्ज है 1.5 रुपये फ़ी यूनिट का, तो 3.5 हम देते हैं गर्दिशी कर्ज़ों का, 1.5 रुपया हम देते हैं जो है वो के इलेक्ट्रिक का अपना कोई सरचार्ज है। तो इसी तरीके से टैक्सों की भरमार है ना, तेल पर जो पेट्रोलियम लेवी है, फिर 17% का टैक्स है, उसी तेल से जब बिजली बनती है तो फिर 17% का ये डबल जियोपार्डी कहलाती है कि एक ही चीज़ पर जो रॉ मटेरियल है बिजली की, तेल से अगर बिजली बनती है तो अगर तेल पे टैक्स लग गया तो फिर बिजली पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, और अगर बिजली पे लगाना तो फिर तेल पे नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गैर आइनी या गैर कानूनी है, लेकिन भत्ता है, इजी मनी है, FBR की कारकर्दगी को बेहतर नहीं बनाना, चोरी चकारी को नहीं रोकना, बदउनवानी को नहीं रोकना, और सारा बोझ मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबके और आम आदमी पर डालना है। तो इस पर हमने सारी बात की है। तो हमें ये अंदिया दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि बिजली के निर्खों में रियायत के लिए वो IPPs को एंगेज करेंगे और उनको ये सारे वास्ते देंगे कि वो भी अब अपने मुनाफे में थोड़ा सा नुकसान कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। 25-30 सालों से उस पर मुनाफा ही मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये वाली बात भी हुई है। फिर लापता हमारे साथियों की भी हमने बात की, बाजियाबी की। अच्छा, तो ये मेन एजेंडे, मेन एजेंडास की आपने बात की। और आपने ये जो
पहले मेरे साथ डिस्कशन में लाए हैं आप, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फ़ारूक सत्तार साहब, बलदियाती निज़ाम की आपने जहाँ बात की है, हमने कराची के अंदर स्पेसिफिकली देखा और पिछले कुछ शोज़ में हम कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सूबा है, एक बहुत बड़ा रोल है उसका इकॉनमी के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची जो शहर है इसके मसाइल इत्सेल्फ बहुत ज़्यादा हैं। जब हम बारिश के पानी की बात कर रहे हैं, बिजली के मसलों की बात करें, इनफैक्ट जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे कराची वाले बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। अगर हम बलदियाती निज़ाम का, जिसका आप डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हर्डल्स हैं इनको ख़त्म किया जाए तो आपको लगता है जो ग्रास रूट लेवल पर कराची के, अगर मैं इस पर एक शहर की बात कर रही हूँ, इशूज़ हैं, इनको एड्रेस कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं? और वही बात है कि जो बलदियाती नुमाइंदे होते हैं वो एक सियासत का अंदर एक उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और वहीं से आगे बड़े बड़े लीडर निकलते हैं जो इंगेज रहते हैं हल्के की सियासत में। देखिए, जब मैं मेयर था, आज से बहुत तकरीबन 2.5-3 दहाई पहले, बहुत कम उम्री में, तो उस वक्त 33% वो इख्तियार थे जो 140 ये कहता है देने चाहिए, जो कि वक्तन फ़वक्तन सूबाई हुकूमतों ने गस्ब कर लिए हैं, विदड्रॉ कर लिए, ले लिए। मरकज़ से 18वीं तरमीम ने उन्हें इख्तियारात दिए, और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में निज़ाम था या थोड़ा बहुत ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में भी था, तो 33% इख्तियारात तो मेरे पास थे। ये तो अब मेरी कारकर्दगी दूसरे मेयर से थोड़ी बेहतर थी, मुझसे पहले के मेयर से थोड़ी बेहतर थी। फिर मुस्तफ़ा कमाल जो मेयर आए MKM के, उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने उन्हें 300 अरब के वसाइल भी दिए 5 सालों। अच्छा, ये सिर्फ कराची को नहीं, पाकिस्तान के सारे शहरों, बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत को ये वसाइल इख्तियारात दिए गए। तो जब दिए गए तो आपने देखा कि फिर तरक्याती कामों के जादू जो सर चढ़कर बोला, और अंडर पासेस से लेकर बाईपासेस से लेकर जो रिकॉर्ड तरक्याती काम है, छोटी घरेलू सनतें, उनके जोन बनाए गए, लोगों को नए नए रोज़गार दिए गए। तो मेरे ख़्याल में सड़कों की हालत देखें, निकासी आप, अच्छा 10 करोड़ गैलन इजाफी पानी मुस्तफ़ा कमाल लाए K3, जो नया पानी आया, 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मेरे ज़माने में K2 से आया। 3 ट्रीटमेंट प्लांट निकासी आपके, 2 पहले लगे थे, तीसरा मेरे ज़माने में लगा, और सब चलते थे। आज वो सारे प्लांट बंद हैं। पानी जो है वो 1200 मिलियन गैलन, 1200 यानी 120 करोड़ गैलन यौमिया की ज़रूरत है कराची को, और मिल रहा है 55 या 60 करोड़ गैलन मिल रहा है। तो वो भी फिर चोरी होता है, उसमें जो हाइड्रेंट है, जो टैंकर माफिया है, उसकी एक अलग कहानी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे ज़माने में कंट्रोल थी और हमने ईमानदारी, दयानतदारी से काम किया और लोगों को सर्व किया, तो उस ज़माने में कचरा भी वक्त पर उठता था, उसका भी एक निज़ाम बना हुआ था कि कचरा गाड़ियाँ जो हैं वो डंपिंग स्टेशन पर जाती थी। तो एक मौसर बल्दियाती निज़ाम का तस्वुर पूरी दुनिया में जहाँ है, चाहे वो तरक्की याफ्ता दुनिया हो या तरक्की करने वाली दुनिया, तो दोनों में आप देख लें, तो जब ये निज़ाम था, इसका कुछ स्ट्रक्चर और इख्तियारात वसाइल थे, तो आप देखेंगे लोगों के मसाइल हल होते थे, चाहे मेरे ज़माने में या मुस्तफ़ा कमाल भाई के ज़माने में। लेकिन उसके बाद जब ये इख्तियारात ले लिए गए, वाटर बोर्ड पार्क हो गया वज़ीर आला हाउस में, फरामियाब और निकासियाब, फिर उसके अलावा जो है वो कचरा उठाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी वज़ीर आला हाउस में चला गया। हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, तामीरात, मास्टर प्लान किसी शहर का, वो वज़ीर आला हाउस में चला गया, सूबाई हुकूमत के पास चला गया। तो बताएं, मेयर तो डमी है। अब ये मेयर मुर्तज़ा वहाब तो इनके अपने हैं, लेकिन इनके साथ भी सोतेलों का सलूक हो रहा है। वो इख्तियारात इन्हें भी नहीं है, वो वसाइल इनके पास भी नहीं है, और फिर ज़ाहिर है कि उनके पास भी इसके अलावा चारा नहीं कि वो कैमरा लेके खड़े हो जाएँ, टिकटॉक बनाएं, और जो शहर फैसल है, जो ज़रा बेहतर अच्छी सड़कें हैं, तो बारिशों में उन्हें दिखा दिया जाए और लोगों को झूठी तसल्ली दे दी जाए। जबकि अंदरून शहर जो इलाके हैं मुख्तलिफ, अगर वहाँ जाके देखें, सड़कों का पहले भी बुरा हाल था, और ये जो बारिशें हुई हैं थोड़ी रिकॉर्ड तोड़, तो उसने तो मुकम्मल तबाही बर्बादी का मंजरनामा वहाँ कायम कर। तो अब ये सारी अर्बन जो है वो फ्लडिंग, ये इस्तिलाह आप नहीं सुनते थे, मौसमों की तब्दीली, क्लाइमेट चेंज के ख़तरात सर चढ़ कर बोल रहे हैं। अगर आप देखें गौर से, तो हमारी जो खुराक होगी, फसलें होंगी, वो तबाह होंगी, शहर के शहर तबाह होंगे। ये सारी साइंसदानों, जो माहिरीन आबियात हैं,
ये उनके जो आबी माहिर और सर हमने ये देखा भी है कि माजी में ये जो साइक्लोन्स या ये कराची में हम देख रहे हैं, ये बारिशों ने जितना एक्सपोज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे सिस्टम को कि कितना मखदूश हो चुका है ये, और ये तो अल्लाह की हम समझे ब्लेसिंग ही है कि साइक्लोन हर बार रुख मोड़ लेता है और चला जाता है। अगर ये कराची को खुदा न खास्ता हिट करता है तो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या नुकसानात हो सकते हैं जो हमारे स्ट्रक्चर में ऑलरेडी फ्लॉज मौजूद हैं। जिन्होंने भी बहुत लाइटली लिया जो माहौलियात के माहिरीन ने उनकी इस प्रेडिक्शन को जो 30 साल पहले की गई थी, एक फिल्म आई थी उस ज़माने में जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने सियासत छोड़ दी इसी के लिए कि अगर जब तक हम शजरकारी नहीं करेंगे इस वाहिद कुर्राए अर्ज़ को यानी प्लांट सैयारे को जहाँ ज़िंदगी आबाद नबातात हो, हशरातुल जो है वो कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों, इंसान हो, अगर वो बसते हैं तो इसी ज़मीन पर बसते हैं ना। अब ये हमने इतने वसाइल कुदरती इस्तेमाल कर लिए हैं, उससे इतने माहौलियात में आलूदगी हो गई है, जो जिसे कहते हैं कि समंदरी आलूदगी को देख लें, उससे माही जो हयात है, मछलियाँ, झींगे, वो उनकी वो अफजाइश नस्ल उस तरह नहीं हो रही है जो हमारी एक्सपोर्ट हो सकती थी। जो हम पानी जो इंडस्ट्री का पानी वेस्ट वाटर हम डालते हैं और टॉक्सिक पानी डालते हैं, इसी तरीके से फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट्स भी हमारे बंद हैं, फिर कचरा वक्त पर नहीं उठता और जगह जगह उस कचरे को भी जला दिया जाता है। तो ये सारी अगर सूरत है, फिर पानी को भी हम उस तरह से साफ़ पानी लोगों को पीने का नहीं मिल रहा, उसमें आलूदा होता है, वो निकासी आब उसमें कहीं कहीं मिल जाता है। तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारा जो इंतज़ामी बल्दियाती इदारों का जो निज़ाम में कि खुद मुख्तारी नहीं है वही, तो अगर ये आर्टिकल 140 पर अमल दरामद हो और जो हमने आइनी तरमीमी बिल दिया ये सहीफ़ा यकीन माने ये पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल है। अच्छा, आपने मसाइल के हल के हवाले से बात की सितार साहब, तो मैं चूँकि मेरे पास वक्त भी कम है, मैं चाहूँगी कि आप 5 को ऐसी चीज़ें, ये तो आपने अपने मुतालबात जो डिस्कशन के पॉइंटर्स थे वो हमारे से शेयर किए, क्या ऐसी चीज़ें हैं 5 चीज़ें जो हम कराची में या कर दें, बेहतर कर दें तो हमारे जो कराची के मसाइल तो हल हों लेकिन उससे मुल्क का भी कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि कराची ज़ाहिर एक हब तो है। मैं असल में पूरे मुल्क की बात कर लेता हूँ। एक तो ये एमक्यूएम का आइनी तरमीमी बिल है, ये आपके 130 शहरों और ज़िलों को पूरे मुल्क भर में तरक्की का इंजन बना देगा। मेयर, उसकी काउंसिल और वहाँ के अवाम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और जो बुनियादी मसाइल है और जो टैक्स है, अगर वो बराह रास्त मरकज़ से आ जाएगा, और जो सूबों ने भी बहुत से जैसे मोटर व्हीकल टैक्स ये ज़बरदस्ती गस्ब कर लिए हैं, ये सारे वसाइल बिल्डिंग कंट्रोल के, मास्टर प्लान के, या अगर बल्दियात को दे दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में हमारे आधे मसाइल तो ये एमक्यूएम के आइनी तरमीमी बिल से हल हो सकते हैं। ठीक है। एक मौसर बाइख्तियार और बावसीला बल्दियाती निज़ाम। दूसरा इकॉनमी का रिफॉर्म्स है, उसमें आपको आमदनी पर टैक्स लगाना है, ना कि कंज्यूमर पर, सार्फिन पर कि आप कोई चीज़ खरीद। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, उसकी शरह कम होनी चाहिए। 17% नहीं, बिजली तेल गैस की कीमतों को आधा करें, रिस्क लें, जुआ खेलें। आप उसकी जब वडेरों जागीरदारों की वो आमदनी जिस पर कोई टैक्स नहीं, इस्तिस्ना है, वो लगाएं। 400 अरब रुपए आपको वहाँ से मिलते हैं। वेल्थ टैक्स लगाएं, भाई जिसके पास 4 मकान है, 6 मकान है, और जिसके पास बैंक बैलेंस भी अगर आप उसके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए जिनके बैंकों में भी पड़े हुए हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं फिर उनके इतनी उनके अमलाक है ज़्यादा, तो दौलत पर टैक्स लगाएं, अमलाक, बड़ी बड़ी अमलाक पर लगाएं, जायदादों पर लगाएं, और आमदनी पर टैक्स लगाएं, ना कि गरीबों पर, तनख्वाहदार तबके पर, मिडिल क्लास पर, उन पर टैक्स, उनके ऊपर शरह, इनकम टैक्स की शरह भी कम होती है। तो ये जो है दूसरा पॉइंट। और तीसरा, सियासी जमातें अपने सिलेक्शन को सही कर लें। वो ये कि भाई अब नौजवानों के देखें ना, हर किसी जमात में 50+, 60+, कई जमातों में 70+ हो गई हमारी लीडरशिप, क़यादत, एजिंग है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को नहीं लाएंगे, तो एमक्यूएम ने तय किया कि 1 साल में हम अपनी तंजीम में भी 50% से ज़्यादा ओहदों पर इंशाअल्लाह 35 साल से कम उम्र के हमारे नौजवान बेटे बेटियाँ होंगे। और इसी तरीके से जो इंतखाबात होंगे अगले बल्दियाती या जो भी, या सूबाई कौमी, उसमें भी हम 35 साल से कम उम्र के नौजवानों बेटे बेटियों को सर, आप 2 पॉइंट्स बता दें। मेरा टाइम खत्म हुआ है, मैंने ब्रेक लेनी है। आप बाकी जो हमारे पॉइंटर्स 2 रह गए, जल्दी से बता दें। कौन से पॉइंट? जो आखिरी 2 पॉइंट आप बता रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, क्विकली बता दें, मैंने ब्रेक लेनी है। देखिए, आखिरी 2 पॉइंट तो फिर यही हो सकते हैं ना कि जो छोटी और घरेलू सनतें हैं उनको फ़रोग़ दिया जाए,
और जो वसाइल हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर इस्तेमाल किए जाएं, और फिर ये जो बिजली का मसला है इसे भी किसी तरीके से एड्रेस किया जाए, और मुतबादिल जो है ग्रीन एनर्जी है। ठीक है, मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन जितना भी टाइम आपके साथ बात की है कम है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कराची के हवाले से एक बार फिर जिक्र करेंगे, क्योंकि हम कराची के मसाइल को अब नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा कराची के हवाले से हाईलाइट करें जिससे अवेयरनेस भी बढ़े और चीज़ों को बेहतरी की तरफ भी ले जाया जा सके। जी कराची में ट्रैफिक हादसात के हवाले से हम बात करें, ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगे हैं, और ये ट्रैफिक हादसात की वजूहात क्या है, हमने सोचा कि ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है उस पर बात कीजिए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा मौजूद हैं। रज़ा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम कराची में ट्रैफिक हादसात की तादाद बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आए रोज़, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कल हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि रोड्स टूटी हुई हैं, और फिर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। क्या आपने ऑब्ज़र्व किया है एज अ रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, जब आप ऑन ग्राउंड होते हैं, इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में ज़ाया हो जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जैसे बात की, सड़कों टूट फूट का शिकार है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आती हैं गफलत, लापरवाही और जल्दबाजी, ये सबसे ज़्यादा जो है हादसात का सबब बनते हैं। और अब तक रवा साल में 340 के करीब जो शहरी हैं अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इस अजाबाक अफराद की तादाद वो मोटरसाइकिल सवारों की है, क्योंकि 90% जो अफराद हैं मोटरसाइकिल। ठीक है रज़ा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कुछ कनेक्शन का इशू है, हम उस रज़ा से दोबारा राबता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर कराची में ट्रैफिक हादसात की बात कर रहे हैं, तो कराची में जी यौमिया 2 शहरी किसी ना किसी ट्रैफिक हादसे की वजह से मौत की नींद सो जाते हैं। जी रज़ा, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो है कीमती जानें ज़ाया होती हैं, और रवा साल में अब तक 340 के करीब जो अफराद हैं वो जाबाक हुए हैं। मोटरसाइकिल सवार उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क़वानीन की पासदारी नहीं की जाती, और रोज़ाना की बुनियाद पर खासकर आगाही की अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि पेडिस्ट्रियन ब्रिज होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। शहरियों की ये कोशिश होती है कि वो रोड क्रॉस करें, इसी असना में या तो कोई गाड़ी उनको टक्कर मार देती है, या मोटरसाइकिल सवार जो है टक्कर मारता है, तो दोनों को नुकसान होता है। जो आम शहरी होता है मोटरसाइकिल सवार, उसको भी जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो क़वानीन की पासदारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में जो मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सड़कों पर आती हैं, लेकिन जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये हादसात जो है बढ़ते जा रहे हैं, और सड़कें अपनी टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन मुख्तलिफ जो बसेस हैं, जो पीपल्स बस सर्विस है, उसका भी आगाज़ हुआ है। तो इस हवाले से जो मोटरसाइकिल के जो रूट्स पर ये बसेस चल रही हैं, तो उसमें भी कमी देखने में आई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जल्दबाजी हमने देखने में आई है, और ख़ासकर आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। वो आपको एक्सप्लेन करता है कि ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, लेकिन कोई भी शहरी जो है अपनी गलती तस्लीम नहीं करता है। ख़ासकर जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही होती है, तो यही वजह है कि उनके चालान भी किए जाते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 हज़ार जो है तकरीबन चालान भी हो रहे हैं। तो अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आपके मुताबिक कि जी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तभी इस तरह के मसाइल होते हैं। और हमने लाहौर में देखा है, इवन पंजाब के अंदर भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस की गई थी पिछले कुछ दिनों में कि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। हॉस्पिटल्स के अंदर जब मुख्तलिफ जगहों पे जाके रिसर्च की गई या बात की गई कि जी हेड इंजरीज़ की वजह से जितनी अमवात होती थी उसमें कमी आई है, और यही स्ट्रिक्ट एक्शंस अगर सिंध के अंदर, कराची के अंदर लिए जाएँ
तो ये ट्रैफिक हादसात में कमी का बायस बन सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कानून नाफिज कराना ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम कल भी बात कर रहे थे। कराची में जहाँ मैं ट्रैफिक हादसात की बात कर रही हूँ और मैंने कुछ डिस्कशन भी की, ट्रैफिक हादसात बढ़ने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस है कराची के अंदर वो कवानीन पर अमल दरामद कराने से कासिर है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, अवेयरनेस की कमी का भी अभी रज़ा ने जिक्र किया, हिफाजती इक़दामात नहीं किए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक पुलिस जी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने से क्यों कासिर है, इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ समर अब्बास हमें कराची से रिपोर्ट करें। जी समर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो सबसे जो बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो इस वक्त ट्रैफिक हादसात जो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, यही जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। डीआईजी ट्रैफिक हैं अहमद नवाज़ चीमा, इनसे बात करते हैं। चीमा साहब ये बताइएगा कि ट्रैफिक हादसात बढ़ने की क्या वजूहात हैं शहर कायद में? जी बिल्कुल, ट्रैफिक हादसात में देखें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे कि रोड की कंडीशंस सबसे बुनियादी रोल तो वो अदा करती हैं। उसके साथ साथ फिर जो ड्राइवर्स की प्रोफेशनलिज्म है या उनका जो है वो एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना, ये बहुत मेन किरदार अदा करता है। उसके बाद फिर अगेन जो एक थोड़ा सा फैक्टर जो कि हाईलाइट नहीं होता वो ये है कि जनरल पब्लिक की भी जो है वो ट्रैफिक कवानीन की एहतराम और उसके बारे में अवेयरनेस। तकरीबन 25 से 30% जो फैटल एक्सीडेंट है जिसमें कि जाने गई हैं वो पेडेस्ट्रियन की हैं। मोटरसाइकिल सवार कवानीन पे अमल कर रहे होते हैं या ये भी एक वजह है ट्रैफिक हादसात बढ़ने की? जी सबसे ज़्यादा जो विक्टिम हैं ट्रैफिक हादसात में वो मोटरसाइकिल सवार ही हैं, और स्पेशली मोटरसाइकिल सवारी उस वक्त रिस्की हो जाती है जब वो फास्ट मूविंग ट्रैफिक के अंदर मिक्स हो रही हो या जहाँ पे हैवी व्हीकल्स जा रही हों वहाँ वो मिक्स हो रही हो, क्योंकि हैवी व्हीकल्स के कई ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो कि मोटरसाइकिल वाले को इल्म नहीं होता कि ये उसके ब्लाइंड स्पॉट पे आ रहा है। जब मोटरसाइकिल सवार अपनी लेन छोड़ के और क्रिस क्रॉसिंग करते हैं तो उस वक्त बैक व्यू मिरर उनके पास होता नहीं, उसका वो इस्तेमाल करते नहीं। इस वजह से जब भी वो लेन चेंज करते हैं उनको पता नहीं होता कि पीछे से कौन सी गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, तो उस कोताही की वजह से या गफलत की वजह से अक्सर जो है वो मोटरसाइकिल सवार ही हादसे के अंदर जो है वो जान गंवाते हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स आती हैं कि हेड इंजरीज से अमवात हुई हैं, तो क्या समझते हैं? और दूसरा, जब मोटरसाइकिल सवार या जो हैवी ट्रैफिक है वो फास्ट ट्रैक पे चलती है तो फास्ट ट्रैक का क्या रूट है, क्या मकसद वहाँ इस्तेमाल का क्या तरीक़ाकार है? लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है, ज़्यादातर लोग फास्ट ट्रैक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल, पहले तो बात हेलमेट जो है हमारे एनालिसिस के मुताबिक जितने भी मोटरसाइकिल सवार अगर ट्रैफिक हादसे में अपनी जान गंवाए उनमें से 90% से ज़्यादा वो लोग थे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। मोटरसाइकिल सवार ख़ुसूसन जो है वो फास्ट लेन में आके जब भी वो ट्रैफिक कंजेशन से बचने के लिए लेन चेंज करके फास्ट लेन में आते हैं तो वो किसी न किसी गाड़ी से हादसे का सबब बन जाते हैं। जब हैवी व्हीकल होती है और उसके अंदर उसका उतना ब्रेकिंग सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता कि वो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर फौरी ब्रेक लगाए, इस मिक्स ट्रैफिक की वजह से जो है वो अमूमन हादसात रूनुमा होते हैं। शहर कायद में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है? जो व्हीकल्स हैं 4 व्हीकल्स या 2 व्हीकल्स, ये कितनी तादाद में शहर में मौजूद हैं? जी कराची में जो कराची की रजिस्टर्ड व्हीकल्स की तादाद है वो तकरीबन 65 लाख के करीब है, जिसमें से कोई 42 लाख के करीब, जिसको यूँ कह लें कि 64% जो है वो 2 व्हीलर है। तो मोटरसाइकिलों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और तकरीबन हर साल 3 लाख से ज़ायद जो गाड़ियां हैं वो कराची की सड़कों पे ऐड हो रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो बसें चलाई गई हैं तो इस पे कोई कम हुई है ट्रैफिक शहर में? देखें, वो जो बसें चलाई गई हैं उससे डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी उसका क्योंकि उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, आप देखें जो पीपल्स बस सर्विस चल रही हैं पीक आवर्स के अंदर तकरीबन वो फुल होती हैं, कोई किसी बस में भी जगह नहीं होती है। इतना अभी भी गुंजाइश शहर के अंदर मौजूद है कि सैकड़ों की तादाद में अगर ये बसें चलाई जाएं तो शायद कुछ इम्पैक्ट आए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी वजह से जिन रूट्स के ऊपर ये चली हैं उस रूट्स के ऊपर से मोटरसाइकिलों की तादाद में कुछ कमी जो है वो देखने में आई है।
रोज़ाना की बुनियाद पे शहर कराची में कितने चालान जो है ट्रैफिक पुलिस करती है ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर, और दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या रेशो है? जी, कराची में तकरीबन जो है वो 3 से 4 हज़ार के दरमियान जो है वो डेली का चालान होता है। कई जो छोटे शहर हैं, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, उनमें कराची के मुकाबले में जो चालान की शरह है वो कहीं ज़्यादा है। कुछ शहरों में तो कराची से 10 गुना ज़्यादा जो है वो चालान होते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा। इनका कहना है कि ट्रैफिक कानून पे अमल करके ही शहरी ट्रैफिक हादसा से बच सकते हैं। ट्रैफिक हादसा की बड़ी वजह यही है कि हेलमेट का ना पहनना और ट्रैफिक कानून पर अमल ना करना है। जी, बहुत शुक्रिया समर अब्बास साहब, ब्यूरो चीफ कराची। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। DIG अहमद नवाज साहब से बात कर रहे थे और उनके मुताबिक अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोग ज़िम्मेदारी से ड्राइविंग नहीं करते हैं। ज़ाहिर है इदारे अपनी तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वसाइल की कमी है, जो भी दीगर मामलात हैं, लेकिन एज आ शहरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सेफ्टी मैयर्स आप अपने तौर पर ले सकते हैं वो ज़रूर लें। और हेलमेट का इस्तेमाल तो इतना लाजमी होना चाहिए क्योंकि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप अपने हिफाजती इक़दामात के साथ नहीं निकलेंगे तो खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, आप अकेले सफ़र नहीं करते, आपकी फ़ैमिली होती है, आपके बच्चे हैं, आपके घर वाले हैं। ये एक इतना बड़ा, आपकी जान इतनी कीमती है कि आप उसको सड़क पे ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते हैं किसी भी तौर पे। तो एहतियात करें, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और ये वो बातें हैं जो आम ज़िंदगी में हम लोग जब रोड्स पे जा रहे होते हैं इसको प्रैक्टिस में ले आएँ तो शायद ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएँ और जो एक्सीडेंट्स हैं खुदा ना खास्ता जिसमें ना जाने कितनी जानें चली जाती हैं उनसे बचा जा सके। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आज हम आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। समटाइम्स हमारी ज़िंदगी में, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, हम इतने बिज़ी हो जाते हैं, हमें आराम करने का, ठीक से सोने का, अपनी लाइफ पैटर्न्स को जो कह लें एक पैटर्न में लाने का मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम बर्न आउट फील करते हैं। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं, अपने ऑफिस जा रहे होते हैं या घर में ख़वातीन काम कर रही होती हैं तो इतनी ज़्यादा मेंटली बर्न आउट होती हैं या थकी हुई होती हैं कि उनसे काम नहीं हो पा रहा होता, वो कंसंट्रेशन नहीं होती, आप फोकस नहीं कर पाते हैं। और ये जो मुसलसल चीज़ें होती हैं और फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हम नाकामी की तरफ जाते हैं या हम उसको सही से पूरा नहीं करें तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये बहुत सारी वजूहात हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। और ये जो मुसलसल ज़हनी दबाव या स्ट्रेस होता है, इसके क्या असरात हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीज़ें, और दिन ब दिन ये जो इजाफा हो रहा है क्यों हो रहा है। आज हमारे साथ आमना अली मौजूद हैं, होलिस्टिक एम्पावरमेंट कोच हैं, इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं आमना से बहुत अरसे बाद मिल रही हूँ, मेरे अर्ली जॉब करियर के बाद अब मैंने आमना से मुलाकात की ना, मैं वॉन्डिंग में आपसे कहीं मिली हूँ तो शी सेड यस। सो आमना, टेल अस अबाउट योर डोमेन, ये जो भी आप कर रही हो ये क्या है बेसिकली? बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि होलिस्टिक एम्पावरमेंट कोचिंग बेसिकली है क्या, और ये जो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है विद टाइम। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैंने ये टाइटल इसलिए दिया क्योंकि अब इतनी सारी मॉडलिटीज़ में मैं काम करती हूँ कि वो हर एक को बताना ज़रा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट आई एम अ NLP मास्टर लाइफ कोच, आई एम अ स्ट्रेटेजिक साइकोथेरेपिस्ट, क्लिनिकल hypnotherapist, आई एम एन MBIT coach and an MBIT trainer. Wow. I'm an inner child healing therapist. Lovely. And a Reiki master practitioner. ज़बरदस्त। So I like to incorporate all the modalities and help my clients tap into their own authentic empowered self. ओके ज़बरदस्त। अच्छा, अभी ये जो हम टॉपिक जिसको डिस्कस कर रहे हैं, हमारे नॉर्मली लाइफ स्टाइल या लाइफ पैटर्न इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं विद टाइम, एज एडल्ट्स हम ये चीज़ फील करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई बैलेंस या फोकस नहीं है, और ये चीज़ें फॉर द लॉन्गर रन हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल रही हैं। एज अ कोच, हाउ डू यू फील अबाउट इट कि ये हमें इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है इन कुछ चीज़ों को अडेप्ट करने से? आपने जो एक लफ्ज़ कहा ना, बैलेंस, Yeah. वो ही हमें इनकॉर्पोरेट अपनी ज़िंदगी में करने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे आपने अपनी इंट्रो में बात की कि
बर्नआउट हमें क्यों होता है? बर्नआउट सिर्फ मेंटल नहीं होता, बर्नआउट फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, क्योंकि माइंड एंड आर 1 सिस्टम। तो जब हम फिज़िकली टायर्ड होंगे वो आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी मेंटल थकावट भी आती जाती है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ऑफ कोर्स यू नीड टू केयर अबाउट योर सेल्फ। आपकी सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए या आपने अच्छा बैग ले लिया या आपने सैलून में 4 घंटे गुजार लिए पैम्परिंग कर ली सेल्फ। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, वो भी आप करें ज़रूर, मगर जो रियल सेल्फ केयर है ना, वो आप क्या खा रहे हैं, आपकी नींद कैसी है, आप के वर्क आवर्स कितने आप इन्वॉल्व हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कितना इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी एनर्जी डिप्लीट किधर हो रही है। एनर्जी सिर्फ आपकी जो एनर्जी जो है वो कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, आपको वो भी देखना है। कोई लीक्स तो नहीं है आपके एनर्जी में, कोई आपकी एनर्जी सख्त तो नहीं कर रहा। आप कहीं अपनी बाउंड्रीज़ के जो आपको बनानी चाहिए, जो हमें अक्सर बाउंड्रीज़ बनानी आती भी नहीं है, हमें नो कहना भी नहीं आता। मोस्टली पीपल डोंट नो हाउ टू से नो टू समवन, इवन वो पर्सनल बाउंड्री। आमना, ये भी जो आपने बात की है कि हमें एनर्जीज़ का नहीं पता। ये एनर्जी एक ऐसा फिनोमिना है जो मुझे लगता है कि हम ख़वातीन को, मैं अपने आप को इसलिए कह रही हूँ कि हमें फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए, और मोस्टली केसेस में आ भी जाती है, लेकिन कभी कभी हमें एनर्जी समझिए। एनर्जी वाला फिनोमेना एक्सप्लेन करो प्लीज़ आप। एनर्जी जो है ना, वो आपको सबसे पहले तो अपनी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए आप क्या करें? क्या आप ऐसे लोगों में, आपकी जो एनवायरनमेंट है वो क्या आपकी एनर्जी सक कर रही है? तो अगर वो सक कर रही है, और फ़र्ज़ कर दें कि हम ये नहीं कह रहे कि आप यूजुअली लोगों के टॉक्सिक अगर एनवायरनमेंट है, आप अपनी एनवायरनमेंट को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। ठीक है, इकोलॉजी होती है आपकी, इकोलॉजी आपके घर की, उसको भी आपको मद्देनज़र रखना है। मगर आपने फिर ये करना है कि फ़र्ज़ करें आप कुछ टाइम अपनी ज़िंदगी का ऐसे निकाल लें कॉन्शियस एफ़र्ट के साथ कि ये मेरा टाइम है जिसमें मैं अपने आप को रिप्लेनिश कर रही हूँ, रिचार्ज कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। आप अपना फ़ोन रोज़ चार्ज करते हैं ना, बग़ैर चार्ज किए तो फ़ोन आपका चलेगा नहीं। हम अपने लिए क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को कैसे चार्ज करें, अपने आप को कैसे, हर एक इंसान के लिए उसकी चार्जिंग डिफरेंट है। ठीक है, बट बेसिक चीज़ें कुछ तो सेम है। आपकी नींद पूरी हो रही है, ठीक है, आप अपने लिए, आप अपना जो एक खाने का इंटेक है वो आपका ठीक है, आप जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं वो आपकी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आप उनको नो कह रहे हैं? ये नो एक लफ्ज़ है, मगर उसके लिए वो पूरी कमांड, सेंटेंस, सब कुछ है। आपको नो इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, लेकिन नो नहीं होता, पता नहीं वाई। हम प्रोफेशनल लाइफ में भी समटाइम्स मैं अपनी बात इससे करी कि मुझे पता है कि मैंने जहाँ पे नो करना है वहाँ देयर इज़ अ बिग नो। लेकिन समटाइम्स आप कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ आपकी ऐसी पर्सनल कैपेसिटी में चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि आप यहाँ नो करेंगे तो शायद आपका ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। ये नो करना कैसे आए, ये मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, मैं इस सवाल का जवाब मैं दूंगी, मगर मैं थोड़ा सा पीछे ये जाऊंगी कि हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो आपकी इंग्लिश की भी क्लास होती है, मैथ की भी क्लास होती है, सारे सब्जेक्ट्स आपको सिखा रहे होते हैं, मगर हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं सिखाया जाता किसी भी कैपेसिटी में। तो एज अडल्ट्स हमें अपने आप को खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम अपने आप को ये ज़िंदगी का तरीका सिखाएं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत एवेन्यूज़ हैं। मतलब जिस कैपेसिटी में मैं भी काम करी हूँ, ये लाइफ कोचिंग, ये लोग समझते हैं कि शायद हमारा कोई स्क्रू ढीला हो गया तो हमें किसी के पास जाना है, ये इस तरह की बातें नहीं है। एवरी प्रोफेशनल हर लेवल पे उनको कोचिंग की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स कोचिंग हो, चाहे वो आपकी लीडरशिप कोचिंग हो, और यार आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए कोचिंग चाहिए, बिकॉज़ ये एक स्किल सेट है। हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है, इसीलिए जब हमें अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना मुश्किल लगता है, क्योंकि वो हमारे पास स्किल सेट ही नहीं है।
तो इसलिए नो करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको ये पावर देता है कि आप अपनी असर्टिवनेस बताइए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी से लड़ना है या आपने किसी से कोई गलत बात करनी है, क्योंकि योर बॉडी इज़ योर ओन टेम्पल। आपको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, आपको अपने हर लेवल पे। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी, इट्स योर मेंटल स्पिरिचुअल लेवल। आप अपने आप को किस तरह रिप्लेनिश कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो एम्पावरमेंट का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, एम्पावरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्ले कार्ड पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक प्ले कार्ड पे लिख के लगाना है। एम्पावरमेंट फॉर मी इज़ taking responsibility of your own actions, of your thoughts, of how you want to show up in your life. जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करेंगे, अपने एक्शंस के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो ही हम खुद मुख्तार हो सकते हैं ना। ओनरशिप जब तक नहीं लेंगे अपनी सेल्फ की, आप अपने एक्शंस, अपने डिसीजंस, अपनी कोई भी चीज़ किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्पेसिफिकली हम अपनी जनरेशन में देखें तो हमें आदत है कि हम अपने डिसीजन अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं, अपनी गलतियों को कहते हैं। उन्होंने कहा पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। यहाँ पे मैं आपको इसको ही बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि ये जो ब्लेम होता है ना, व्हेन यू आर ब्लेमिंग समवन, you are giving your power to them, and also then you lose the ability to choose and change. जब आप किसी को ब्लेम करने की साइकिल में फंस जाते हैं तो फिर आपने ओनरशिप किसी और को दे दी, क्योंकि आपने तो रियलाइज ही नहीं किया। आपने रियलाइज नहीं किया, ना आपके पास फिर चॉइस रहती है और ना फिर आपके पास वो एबिलिटी टू चेंज योर सेल्फ है, क्योंकि आप दुनिया में किसी को नहीं चेंज कर सकते और सिवाय अपने आप को। हाँ, और आप अपने आप को भी एक हद तक मुझे लगता है ना चेंज कर सकते हैं, या आप उसको कम्प्लीटली अपने लाइफ, लेकिन आप उसमें बेहतरी ला सकते हैं चाहते हुए। डू यू एग्री विद दैट? आई थिंक आप अपने आप को जितना भी चाहें चेंज कर सकते हैं, जितना आप अपने ज़िंदगी में डेवलप करना चाहते हैं, जितना आप ग्रो करना चाहते हैं, जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, ये तो ठीक है, तो आप उतना ही ग्रो करते रहेंगे। अगर आपने हम अपने आप पे लिमिट्स खुद लगाते हैं, ये जो लिमिटिंग बिलीफ हम अपने ऊपर डालते हैं ना, मैं ऐसी ही हूँ, मैं बदल नहीं सकती, किसी के लिए क्यों बदलूं? Exactly. आप किसी के लिए मत बदलें, आप अपने लिए बदलें। That's the most. अच्छा, in the end मेरे पास लास्ट मिनट है। ये जो हम जजमेंटल रवैये रोज बर्दाश्त करते हैं अपने इर्द-गिर्द, इवन इफ इट्स योर फैमिली, योर प्रोफेशनलिज्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में, एवरीवन इज जजिंग यू फॉर समथिंग। यस, ये जो जजमेंटल बिहेवियर्स हैं, ये हम कैसे कोप अप करें? अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको यही बात कहूँगी कि आप अपने आप को दिन में कितनी दफ़ा जज करती हैं? बहुत दफ़ा। तो फिर कि मैंने क्यों किया है, क्या कर लिया है? जी, तो जब तक हम अपने आप के साथ एक लविंग काइंड रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो हमें वो दूसरों की बातें चुपती रहेंगी, बिकॉज इन सम पार्ट विद इन योर सेल्फ यू थिंक दैट व्हाटएवर दे आर सेइंग इज ट्रू. It matters for us. It only matters if you allow it to penetrate within your system. So I suggest everyone कि अपने ऊपर एक नॉन स्टिक लेयर लगा लीजिए, जैसे नॉन स्टिक पैन पे से सब कुछ स्लिप होके उतर जाता है ना. Protect yourself, care about yourself, and try and do better. Allow yourself to be a human becoming. Yeah. You are not a static bottle. You are a human being who has the capacity to change every day whenever you choose to. Lovely, lovely. ये इतने मज़ेदार टॉपिक होते हैं, मुझे इतना मज़ा आता है डिस्कस करके. थैंक यू वेरी मच आमना, आपका बहुत शुक्रिया. अपने आप से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी में आप जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप लें. ये इन बातों का क्रक्स है कि जब तक आप अपने एक्शंस की, अपने बिहेवियर्स की, अपनी लाइफ की ओनरशिप नहीं लेंगे, नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड नोबडी इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो हमने सोचा कि इस पर बात की जाए. हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक.
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा हमने सोचा कि इकॉनमी के हवाले से बात की जाए। अदारा शुमारियात की जानिब से जी महंगाई से मुतल्लिक बहाना रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में महंगाई तकरीबन 3 साल बाद सिंगल डिजिट पर आ गई है और अगस्त में जी महंगाई की शरह 9.64% रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर 2021 के बाद मुल्क में पहली बार जो महंगाई की शरह है वो सिंगल डिजिट के ऊपर आई है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का और जो कि इत्मीनान का इजहार किया है कि अगस्त में अगर पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9.6% गिरना हादसा नहीं है, बल्कि ये नताइज हैं जो इक़दामात हुकूमत ले रही है। लेकिन क्या ये नताइज आम आदमी की ज़िंदगी पर भी आ रहे हैं? इसी हवाले से शहरी क्या कहते हैं हम आपको ज़रा वो सुनवाते हैं और इसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। जी, जो कल रात को जो टीवी पे खबर चली, हमने भी देखा है दारा शुमारियात का। हमारे में तो नज़र आ रहा कोई चीज़ की महंगाई नहीं हुई, सस्ता नहीं हुआ, हर चीज़ महंगी है, वहीं की वहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा घट हो गई है सर आटा भी सस्ता हो गया कि हमारे लोग के साढ़े वर्गे लोग खाते थे। सिर्फ आटा सस्ता करने से ऑल ओवर महंगाई तो नहीं ना कम हुई, महंगाई उसी जगह है बल्कि बढ़ गई है। मुझे तो यही मालूम होता है कि ये अभी महंगाई और ये चीज़ें जो है ना अभी तक कोई कंट्रोल में नहीं आई। महंगाई कम नहीं हुई, बस ये है कि लोगों ने परचेजिंग कम कर दी है, जिसकी वजह से लोगों ने खुद ही अपनी दुकानों के रेट कम कर दिए हैं। उस वजह से लग रहा है कि महंगाई कम हो गई है, हुई नहीं है कम, डबल ट्रिपल हो गई है। कम कैसे हुई है? हर चीज़ तो महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई शय भी नहीं सस्ती हुई, बादशाह बिल तारांगे कि रोटी खावांगे। हाँ बहुत घटी है, अगे कि 600 ही हुण 500 ਨੂੰ मिल जाता, 480 ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, रोटी 12-14 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। नहीं बिल्कुल भी नहीं हुई, हर एक चीज़ का रेट वहीं पे है, कोई चीज़ पता ही नहीं लग रहा क्या कम हुआ क्या नहीं। छड़िया पे महंगाई घट कितों हुई है, खाना खराब कर छड़िया आवाम दा, गरीब आदमी मरन डे है। कोई महंगाई कम नहीं हुई, ज़्यादा से भी ज़्यादा हुई है। उसमें इतनी कमी नहीं हुई, बल्कि अब भी कीमतें जो है ना दालों की सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं और वो कीमतें अभी कम नहीं हुई। वो तो वही कीमत है, कोई शय नहीं घटी घुटी है, सब बहाना ही है, कख भी नहीं। महंगाई दिन ब दिन तो बल्कि बढ़ती पई है। सर 3 साल पहले जो मेरे घर की ग्रॉसरी, लग्जरी ग्रॉसरी 15,000 में आ रही थी, अब उसमें से कोई 40% कट लगाने के बाद 25,000 में आ रही है। मुझे नहीं समझ आती महंगाई कहाँ कम हुई है। केड़ी चीज़ सस्ती केड़ी है? सस्ती सिर्फ खामोशी है कि चुप करके बह जाओ, मर जाओ बस। ओए होए होए, अवाम बड़ी गुस्से में है जी। कुछ कहते हैं महंगाई कम हो गई है, कुछ कह रहे हैं जी ये सिर्फ हमारे दिमाग में कम हुई है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नताइज आ रहे हैं जो हम इकदामात ले रहे हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Good morning, Armila. Good to see you in the new role. All the best to you. Thank you so much. That's so kind of you. You have always been so kind. डॉक्टर खाकान, ये जो भी हम पब्लिक की ओपिनियन सुन रहे थे कि महंगाई, कुछ कह रहे हैं जी कम हुई है, कुछ कहते हैं बिल्कुल कम नहीं हुई है। जो हम चीज़ें 15,000 में 3 साल पहले लेते थे, वो 25,000 में अगर हमने उसमें 40% कट भी लगाया है। ये जो सिंगल डिजिट महंगाई का मामला है, थोड़ा सा आप हमें, चूँकि आप बहुत बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को भी बताएँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि अथॉरिटीज़ क्या कह रही हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसको रेकनसाइल करने की कोशिश करें। पहली बात तो यह है कि इट्स क्यूट टू सी सम स्माइल्स ऑन द पीपल्स फेसेस, और थोड़ी सी आयरनी भी वो दिखाते हैं, तंज भी करते हैं, और बट स्टिल यू नो मेनी ऑफ देम हैड अ स्माइल। आई यू नो पाकिस्तान इज़ अ हैप्पी नेशन। आई वाज यू नो वेरी हैप्पी टू सी दैट। देखिए, एक तो यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी टिपिकली अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो बिहेव कर रही है अरमिला जैसे कि कोई भी इकॉनमी IMF की इंगेजमेंट के बाद बिहेव करती है। इसका मतलब ये है कि इकॉनमी को स्लो कर दिया जाता है, यानी कि शरह नमू को कम कर दिया जाता है, डिमांड को तोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को, और हुकूमत के खर्चे और जो स्पेंडिंग है उसमें कमी लाने की कोशिश की जाती है ताकि खसारा कम हो। ये सारे इक़दामात, और फिर इंपोर्ट को कम किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी 22% पे चला गया था रेट, ताकि सारी इकॉनमी स्लो हो जाए, एक ऑस्टेरिटी मेजर्स में चली जाए। इससे इन्फ्लेशन, ये लोगों से अब बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, पिछले साल अगस्त में आपकी जो 27% कीमतें बढ़ी थी,
सो 2023 में अर्मिला शॉपिंग करने गई। उन्होंने जब एक बैग बनाया तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पिछले साल के मुताबिक 100 रुपये दिए थे, आज मैं 127 रुपये दे रही हूँ। ठीक, अब हुकूमत ये कह रही है कि ये शरह 9.6% पर आ गई है। सो अब अर्मिला जब शॉपिंग करने गई तो उन्होंने जब बैग अगस्त में वही बनाया तो उनको 9.6% ज़्यादा देने पड़े, यानी कि 127 की चीज़ 139 रुपये, 139 की उन्होंने वही बैग बनाया अपनी ग्रॉसरी का या जो भी उन्होंने ख़रीदा। ये है रिलीफ इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी, ये है रिलीफ इन टर्म्स ऑफ द स्टेबिलिटी कि 9.6% ही बढ़ी है। अगर स्टेबिलिटी ना होती, अगर रुपया ना संभलता, अगर बैरूनी खसारा ना संभलता, अगर प्रोडक्टिविटी जो वीट बेहतर आई तो आटा ना कम होता, राइस बेहतर आई तो राइस की कीमत ना स्टेबलाइज होती, अगर ये सब कुछ ना होता तो ये 9.6% की बजाय 20% ज़्यादा होती तो अर्मिला का बैग 150 रुपये का बनता। तो लोगों को आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो चीज़ें बेहतर पैदा हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर लास्ट ईयर अर्मिला 6% पे ग्रो किया, वीट अच्छी आई, राइस अच्छी आई, क्रॉप्स अच्छी आई, टमाटर ठीक लगा, आलू ठीक, जब सब कुछ ठीक आ गया तो कम कीमतों में, फूड में कहीं कहीं कमी दिखाई दी, कहीं बढ़े भी। ओवरऑल इन्फ्लेशन वो 2.5% पे आ गई है। सो बिल्कुल सही कहा मेरे भाई बहनों ने कि जी आटा सस्ता हुआ है, बहुत अच्छी वीट की क्रॉप आई। अब जो बाकी चीज़ें हैं उनका ताल्लुक बिजली से भी है, वो निर्ख तो बढ़े ही बढ़े हैं, कोई शक नहीं है, बट अर्मिला का बैग आज 139 रुपये का है, 2 साल बाद वो 150 रुपये का हो जाता। ये जो 11 रुपये हैं, दिस इज़ द मैक्रो स्टेबिलिटी इम्पैक्ट दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव सीन सो वेरी क्लियरली। सो लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये हुआ है, और अथॉरिटीज़ ये कहने की कोशिश करी हैं, अथॉरिटीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि इन्फ्लेशन कम हो गई है, कीमतों के बढ़ने की शरह में एक कमी है, दैट इज़ द रिलीफ यू आर फीलिंग। और अगर ये IMF के इंतज़ामात इन प्लेस ना होते, अगर बॉर्डर कंट्रोल, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग पे हम ना रोकते चीज़ें, तो ये जो सब चीज़ें हैं जो आज दिखाई दे रही हैं आपको क्लियरली, ये ना दिखाई देती और एक टर्मोइलिश सिचुएशन होती। रिजर्व्स इतने हैं कि 2 माह का कवर है। अर्मिला, आखिरी बात ये कहूँगा कि आज भी शॉर्टेजेस नहीं है मुल्क में, एक वैसा मुल्क जो इतना चैलेंज्ड हो। पाकिस्तान में जो एक ज़िंदगी है वो रोज़मर्रा से चल रही है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपने अब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म बहुत करना चाहिए ताकि अपने जो खसारे हैं उनको कम करे तो महंगाई संभल जाएगी। ये वो वक्त है। और जो मैंने अर्मिला को हमेशा जहाँ भी हमने इंटरव्यू किया है कहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है सीमेंट करना कि 12 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, करें, अगर 2 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है पूरा करें। ये भी अथॉरिटीज़ को डिले नहीं करना चाहिए था, 12 जुलाई के बाद फौरी तौर पे करना चाहिए। अनसर्टिनिटी को निकालें ताकि आपको क्लियर हेडेड वक्त मिले बाकी काम करने का। और सबसे बात टैक्टिकल ये है अर्मिला कि इसके दरमियान मैं जब 13-16 का प्रोग्राम रन कर रहा था पाकिस्तान के लिए तो मैं कहता था ECCs की मिनिमम समरीज होनी चाहिए, कोई नया काम हमने नहीं करना, इसलिए कि IMF फिर हमें एक कटिंग भेजेगा और कहेगा कि ये आप क्या बिजली में करने जा रहे हैं निर्खों में। इसको स्मूथली बोर्ड से अप्रूव कराएं, फिर देखेंगे कि टारगेटेड सब्सिडी कैसे देनी है। वेरी वेल सेड डॉक्टर खकान, ये आपने जो चीज़ समझाई है नॉर्मली वही बात है कि जो हुकूमत है उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि जो इन्फ्लेशन आप जिसको वो कह रहे हैं उसमें एक परसेंटेज जो है कि चीज़ें महंगी होने में वो कमी आई है पिछले ईयर के मुकाबले में। अच्छा डॉक्टर खकान, आपने अभी बिजली के हवाले से बात की, जाहिर है ये वो रिलीफ है जो शायद हिडन रिलीफ है, मैक्रो लेवल पे है, आवाम पे उस तरह से असर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, दीगर मसाइल की बात कर रहे हैं, लोगों को वैसे ही जो कह लें इशूज़ का सामना है, इस पे जो इक़दामात हैं, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं और जो हुकूमती अखराजात का आपने जिक्र किया डॉक्टर खकान, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारा ऐसा मुल्क जो ऑलरेडी इतनी इकॉनमी के हवाले से क्रंच में है, उसमें एक स्टेट या गवर्नेंस के लिए जिस तरह के खर्चे, शाहाना खर्चे किए जा रहे हैं, अगर ये कम नहीं होंगे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट IMF
या दीगर मुल्कों से जो हमें इमदाद मिलती है कि हम उससे अपनी इकॉनमी को ठीक करेंगे जब हम अपने इंटरनल मैटर्स को बेहतर नहीं कर रहे? तो अगर आप इतने गहरे सवाल करेंगे तो हमें 1 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा, मैंने एक सवाल किया, अब ये फ्लोर इज ऑल योर्स। सो हियर्स द थिंग, देखिए अर्मिला, एनर्जी सेक्टर को तो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इट्स अ क्रिटिकल सेक्टर। इट्स क्रिटिकल कि हम एनर्जी सेक्टर की तंजीमें ना करें। एनर्जी सेक्टर टेक्निकल इशू नहीं है, एनर्जी सेक्टर गवर्नेंस का इशू है। इसको माने, मतलब अगर नहीं मानेंगे कि आपको प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए, वो आज तक नहीं बना पाए। एनर्जी में पावर मिनिस्ट्री है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वाटर है, इनको मुंजमद करें, एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएं, गेट अ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स देयर। टास्क फोर्स बनाई है, अच्छी बात है, बट गेट अ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स, गेट दी एनर्जी मिनिस्ट्री। एक दिन अर्मिला मैं आपसे इंटरव्यू करूंगा और आप मुझे कहेंगी कि वो आप कहते थे एनर्जी मिनिस्ट्री, वो बन गई है। ये बनानी ही बनानी है, दुनिया ऐसे चलती है। नंबर 2, एनर्जी रेगुलेटर एक बनाएं, ओगरा नेपरा को इकट्ठा करें। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म लाएं, और पाकिस्तान में कोई भी रेगुलेटरी जो जिसे कहेंगे ना समझ बूझ नहीं रखता, क्योंकि सब टैरिफ दे के चुप हो जाते हैं। भाई आपका काम मार्केट बनाना है, कंपटीशन क्रिएट करना है, जैसे कि इस वक्त हम देखते हैं जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। नंबर 3, प्राइवेटाइजेशन। आज 25 साल हो गए हैं आईएसको को और फेस्को को। इस्लामाबाद और फेस्को 25 साल से ज़्यादा, 3 दिहाइयों से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर है। यार आई मीन कम ऑन, आई मीन अगर ये करेंगे और मतलब 30 साल गुजार देंगे ये करते करते, तो फिर मुल्क कैसे ठीक होगा? गलतियां तो सारी हमारी हैं ना। मुझे याद है हम इतना क्लोज आ गए थे इनको प्राइवेटाइज करने के, एंड देन वी रिट्रीव बैक। सो हियर्स द प्रॉब्लम, अगर हम करीब भी आ जाते हैं तो हम वापस आ जाते हैं। आज तो वो वक्त है ही नहीं। 600 अरब पिछले साल, 600 अरब इस साल, ये मैं नहीं कह रहा, अथॉरिटीज का फिगर है। $2 अरब पिछले साल, $4 अरब का एक सेक्टर पावर का नुकसान कर रहा है। शुड वी थ्रो एन एनर्जी बस लास्ट मिनट में चाहूंगी आप इसको वाइंड अप कर दें प्लीज, जल्दी से, क्विकली से। थैंक यू। सो हियर्स द थिंग, एनर्जी आपको वक्त आईएमएफ दे देगा, एक टाइम, एक जिसे कहेंगे स्पेस, उसमें जब तक एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म, एक्सपेंडिचर और एफबीआर का रिफॉर्म, यानी कि अगेन गुड एचआर डूइंग द सर्जरी, और तीसरी ग्रोथ के आर्किटेक्चर को ठीक करें। पाकिस्तान 4-5% पे ग्रो करता है और धड़ाम से वो जो प्लेन टेक ऑफ करके गिर जाता है, उसका आर्किटेक्चर, रेगुलेटरी, गवर्नमेंट का फुटप्रिंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो सारे काम करें। 3 से 5 साल में एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत चौथी चीज़ है। मुल्क विल स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपको दोबारा से ज़रूर ज़हमत दूंगी क्योंकि आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। हमने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।